दोस्तों स्टडी AK1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्रिया के 5 भेद हैं इसके बारे में सीरियल वाइज अध्ययन करेंगे कि इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया, देखिए जिन क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है तथा इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसके कहने का यह तात्पर्य है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सीता डांसेस, सीता नाचती है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए इस नाचने का जो कार्य है, जो क्रिया है, इसका सीधा प्रभाव इस कर्ता पर पड़ रहा। कर्ता कौन सा है? सीता है। इस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। देखिए दौड़ने का कार्य जो क्रिया है, अब बजने का जो कार्य है, जो क्रिया है, वह सीधे सब्जेक्ट पर ही प्रभाव यहाँ तक ही सीमित रहता है। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए ऐसी क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसके कहने का यह तात्पर्य है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के उस वर्ब की क्रिया अर्थात की अर्थ पूरा नहीं होती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा। अब देखिए इसमें बिना ऑब्जेक्ट के इस वर्ब की अर्थ पूरा ही नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे ए लेटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस ए लेटर को हटा दिया जाए तो मोहन रोट, मोहन लिखा। क्या लिखा? इससे कोई इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। अब देखिए अब इसका जो वर्ब है इसका अर्थ पूरा ही नहीं हो रहा है। जब तक ए लेटर जोड़ा नहीं जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट जब तक इसमें जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इस वर्ब का अर्थ पूरा ही नहीं होगा। अर्थात इसके कहने का यह तात्पर्य है कि ट्रांसिटिव वर्ब में जिस वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांसिटिव वर्ब होता है। अर्थात यह रोट कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के इसका अर्थ पूरा ही नहीं होगा। देखिए मोहन ने एक पत्र लिखा। अब इसमें एक पत्र लिखा तो इसमें लिखा इसके साथ ही इसका प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इसका अर्थ ही नहीं पूरा होगा क्रिया का। देखिए ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदा। अब देखिए ए बुक, ये ऑब्जेक्ट है, उसने खरीदा। अब ये सीधा साधा इस तरह कह दें उसने खरीदा। क्या खरीदा? इससे कोई तात्पर्य ही नहीं हो रहा, इसका अर्थ ही नहीं। देखिए खरीदना एक क्रिया हो लेकिन इसका अर्थ ही नहीं पूरा हो रहा जब तक इस ऑब्जेक्ट को नहीं इसमें जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट, इसके कहने का यही तात्पर्य है कि जब तक जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, वह इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब के साथ कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। देखिए मोहन गेव मी ए बुक, मोहन ने मुझे एक किताब दी। देखिए मी भी एक ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। देखिए दूसरा है उदाहरण, ही लेंट मी हिज साइकिल, उसने मुझे अपनी साइकिल उधार दी। देखिए हिज साइकिल ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मी भी एक ऑब्जेक्ट है। मिस्टर रामू टीचर्स अस हिंदी, मिस्टर रामू हम लोगों को हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए अस, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, हिंदी भी एक ऑब्जेक्ट है। देखिए उपर्युक्त वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट हैं। इनमें एक एनिमेट अर्थात सजीव है तथा दूसरा इनएनिमेट जिसे निर्जीव कहते हैं। देखिए एनिमेट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनएनिमेट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अस और मी, यहाँ पर इसमें देखिए किसी सजीव के लिए ही प्रयोग किया गया है। हिज साइकिल हिंदी, यहाँ पर देखिए निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए
तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो जो सजीव होता है अर्थात जो जो सजीव होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो देखिए ये निर्जीव है तो ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है। देखिए जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मोहन गेव मी ए बुक, मोहन एक किताब, मोहन मुझे एक किताब दिया। देखिए मी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं, सजीव हमेशा मानव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मी, हर, हिज ये सब मानव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसमें टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आई कॉल्ड ए टैक्सी फॉर हर, यहाँ पर देखिए ए टैक्सी ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जब इसको इसको मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसको जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फॉर या टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए फॉर का प्रयोग किया गया है। देखिए मिस्टर रामू टीचर्स अस हिंदी, अब देखिए मिस्टर रामू हमको हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए अस, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। देखिए अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अर्थात कि सजीव है। इसके बाद ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ अर्थात निर्जीव। हिंदी ये सब विषय है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसलिए इसमें देखिए टू या फॉर का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए मिस्टर रामू टीचर्स हिंदी फॉर अस, जब यहाँ अस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो फॉर या टू का प्रयोग करेंगे। देखिए तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक के पहले तथा इसके साथ आती हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए जिस वाक्य में वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ हो तो वह वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाता है। यहाँ पर देखिए मोहन इज ए टीचर, देखिए मोहन एक शिक्षक है। यहाँ पर देखिए इज लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए टीचर, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ए टीचर ए नाउन कॉम्प्लीमेंट है। द टीचर वाज एंग्री, देखिए शिक्षक क्रोध में था। अब देखिए एंग्री यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग से इस इज और वाज का अर्थ पूरा हो रहा, अर्थात कि यह इसके मतलब इसके रहते ही इसका अर्थ पूरा हो जाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। यह कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। देखिए चौथा है एक्सिलरी वर्ब, जिसे एक और नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, यही प्रचलित भी है। देखिए इसको सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए जब लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ईटीसी, यानी कि ये सब लिंकिंग वर्ब हैं, जब इन देखिए अकेले प्रयोग न होकर, ये सब वाक्य में अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तो इन्हें एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा। अब यहाँ पर देखिए ए राइटिंग जो है एक वर्ब है, लिखना एक वर्ब है। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जब यह वर्ब किसी अन्य वर्ब के साथ जब जुड़ा होता है तो यह हमारा हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ही वाज पुनिश्ड बाय देम, वह उसके द्वारा दंडित किया गया। अब देखिए दंडित करना एक वर्ब है, यहाँ पे जो वाज है ये भी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन जब यह अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो गया है, जुड़ गया है, तो यह वाज हमारा क्या हो जाएगा, इज वाज, यह हमारा हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो जाएगा। देखिए पांचवा है फ्रेजल वर्ब, जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे गिव वर्ब है का अर्थ है देना, लेकिन किंतु अगर देखिए अप है, ये प्रीपोजिशन है, देखिए इसको इस वर्ब में जोड़ देने से
देखिए इसका अर्थ बदल जाता है छोड़ देना। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड है फ्रेजल वर्ब के। यहाँ पर देखिए ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक में इनटू देखिए प्रीपोजिशन है, आउट, अप, ये सब हमारे प्रीपोजिशन है। टू, ये सब जब किसी वर्ब में जुट जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, तो यह वर्ब कौन सा वर्ब हो जाते हैं? फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं। देखिए ये वर्ब है लेकिन इसमें प्रीपोजिशन टू, फॉर, आउट ये सब प्रयोग हो जाने से अर्थात जुड़ जाने से उसका अर्थ बदल जाते हैं, तो वह फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं। अब ये कौन सा वर्ब हो जाएंगे? फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे। ब्रेक आउट ये भी फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे। देखिए फॉल मतलब गिरना, फेल आउट मतलब झगड़ना। देखिए गिरना, फॉल मतलब गिरना ये वर्ब है लेकिन आउट इसमें प्रीपोजिशन जुड़ गया है तो फॉल आउट। देखिए इसका अर्थ बदल गया, झगड़ना। गिरना और झगड़ना यह अलग अलग, इसका अर्थ बदल गया है। देखिए गेट मतलब होता है पाना, गेट अप मतलब होता है उठना। देखिए अप जो प्रीपोजिशन है जुट गया है, ये इसका अर्थ ही बदल दिया, उठना। यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब के वाक्य प्रयोग हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ। यहाँ पर देखिए गेट अप, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लीज टर्न ऑन द टैप, कृपया टोटी को खोलो। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन ये भी फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।